विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग। उसमें जो आज का चैप्टर है हमारा वो है मृदाएं एवं प्राकृतिक वनस्पति, सॉइल्स एंड नेचुरल वेजिटेशन। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, 16 नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है, और प्री में भी छोटे बड़े क्वेश्चन यहां से दिखते हैं आपको। तो मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श यानी फ्लोर। बकमैन और ब्रैडी के अनुसार मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिजों एवं कार्बनिक पदार्थों के विगलन से निर्मित पदार्थों की परिवर्तनशील मिश्रण से परिच्छेदिका के रूप में संश्लेषित होती है। होता क्या है, जैसे ही मिट्टी की डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चे इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, और मेंस में जानबूझ के 20 शब्दों में पूछता है मृदा क्या है। क्या पूछता है? अब उसी मिट्टी में आप पैदा हुए, उसी मिट्टी में बड़े हुए, खेले कूदे, वहीं से आपने खाया मृदा से उगाकर, और क्या एक दिन उसी में क्या होना मिलना है। लेकिन डिफाइन कैसे करोगे? सबसे बड़ी चीज क्या होती है? डेफिनेशन। भाई चार्ल्स का नियम क्या है, बॉयल्स का नियम क्या है, जब याद होगा तभी तो लिख पाओगे। तो मैंने कहा ज्योग्राफी की एक डेफिनेशन होती है, वो किसने दी है? बकमैन और ब्रैडी ने दी है। किसने? अब इंग्लिश में थोड़ा आसान होती है ये पढ़नी, लेकिन हिंदी में क्या है, हिंदी में टफ हो जाती है। परिच्छेदिका। अब क्या होती है जी परिच्छेदिका? क्या होता है जी विच्छेदित और अपक्षयित? तो पहले आपको इन शब्दों को पकड़ना पड़ेगा, इनके अर्थों को जानना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? याद भी करना पड़ेगा। तो मृदा वह प्राकृतिक पिंड है, रुक रुक के याद किया करो। मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिजों, यानी खनिजों के विच्छेदित और अपक्षयित होने से, ठीक है, जो विच्छेदित और अपक्षयित खनिजों एवं कार्बनिक पदार्थों के विगलन से निर्मित पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से परिच्छेदिका यानी प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित होती है, उसको क्या कहा जाता है? मृदा कहा जाता है। अब जैसे यहां पे एक शब्द है ना, कार्बनिक पदार्थों के विगलन। अब इसका अगर मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको लगेगा कि बहुत आसान है ये तो। माना कोई कुत्ता मर गया मिट्टी में, क्या हो गया? कहाँ मिलेगा वो? क्या या उसको दबा दिया आपने, या बिल्ली मर गई उसको दबा दिया, कुछ समय बाद क्या वो दिखेगा वहां अंदर? हड्डी वड्डी कुछ दिखती है? हड्डी दिखती है काफी टाइम तक, लेकिन मैंने कुछ समय बाद वो भी मिट्टी की एक प्रॉपर्टी होती है, वो मिट्टी बना देता है सब, है ना? आपने पढ़े होंगे डिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो हम लोग हैं, पशु पक्षी, ये जितने भी पेड़ पौधे जितने भी हैं सब क्या है? या पत्ते गिरे तो क्या हो गया? मिट्टी बन जाते हैं। पत्तों को मिलाओ आप मिट्टी के साथ, अगले साल नहीं दिखेंगे आपको, है ना? या कोई भी चीज, भोजन है आपका, कोई भी चीज, फल है, वो आपने मिट्टी में डाला तो मिट्टी बन जाएगा। कुछ तो उसे कौन करेंगे? जीवाणु वगैरह खाएंगे, बैक्टीरिया खाएंगे, कुछ उसको जानवर खाएंगे, चींटियां खाएंगी, लेकिन कुछ वो मिट्टी में क्या हो जाएगा? तो वो उसी शब्द को बोल रहा, कार्बनिक पदार्थों के विगलन से निर्मित पदार्थों। और जैसे मैंने बताया आपको कि क्या एक शब्द मैंने बोला आपको कि विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिजों। मिट्टी में खनिज होते हैं भाई, मिनरल्स होते हैं। अब वो किस किस चीज से, किसी मिट्टी में चूने की मात्रा ज्यादा है, किसी मिट्टी में पोटास की मात्रा ज्यादा है ना? अलग अलग मिट्टी का प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग अलग होती है। इसीलिए आपने सुना होगा किसान के सॉइल हेल्थ कार्ड बनते हैं। वो बताते हैं वैज्ञानिक कि आपको इस मिट्टी में ये उगाना है, ये आपकी फसल इसमें अच्छी होगी, है ना? तो ये मृदा की डेफिनेशन समझ में आ गई। मृदा वह प्राकृतिक पिंड। देखो शुरू में बुरा लगेगा, 10-20 बार आप जब रिवाइज करोगे अपने आप आपके मुंह में चढ़ जाएगा, ठीक है? जब आप द्व्यर्थी गाने याद कर सकते हो हनी सिंह के, तो ये तो आसान है, इसमें तो नंबर मिलना है आपको, है ना? ब्लू है पानी पानी। वो खुद आज इंटरव्यू दे रहा है, कौन? कि यार मैंने इतने घटिया, क्या है इसका मतलब? कुछ भी नहीं, मैंने इतने घटिया बोल लिखे, बोल गाए, और वो मैं पूरी दुनिया में हिट हो गया। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा मैं क्यों हिट हुआ। ब्लू है पानी पानी पानी, क्या है मतलब इसका? नहीं समझे? उससे नंबर नहीं मिलना है आपको, किससे मिलना है? इससे मिलना है। क्या है? मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिजों एवं कार्बनिक पदार्थों के विगलन से निर्मित पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से परिच्छेदिका के रूप में संश्लेषित होती है। यह मिट्टी की डेफिनेशन है। यह पृथ्वी के एक पतले आवरण के रूप में ढके रहती है। जल और वायु की
उपयुक्त मात्रा के सम्मिश्रण से पौधों को यांत्रिक अवलंब और आंशिक आजीविका प्रदान करती है। पेड़ पौधों को जीवन देने वाली कौन है? मिट्टी। कौन है? मिट्टी। मृदा जनन यानी मृदा जनन एक जटिल और निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। पैतृक शैलें, जलवायु, वनस्पति, भूमिगत जल एवं सूक्ष्म जीव सहित अनेक कारक मिट्टी की प्रकृति को निर्धारित करते हैं। पैतृक शैलें, किस प्रकार की शैलों से बनी वो मिट्टी? आज जिसको आप काली मिट्टी बोल रहे हैं, कभी वो कहाँ रही होगी? पृथ्वी के अंदर। किसके रूप में? मैग्मा के रूप में। फिर वो मैग्मा क्या आया? बाहर आया। जैसे ही बाहर आया उसको हमने लावा बोला। वो लावा क्या हुआ? ठंडा हुआ। ठंडा होने से इग्नियस रॉक बनी। इग्नियस रॉक के क्या टूट फूट से जब वो बहुत बारीक कण बन गए, वही क्या बनी? काली मिट्टी बनी। उसको आपने क्या कहा? रेगुर कहा। उसी को आपने क्या कहा? यूरोप में चार्नोजम कहा। क्या कहा? फिर आपने कहा यार इसमें कपास अच्छी हो रही है। कपास की अच्छी खेती किस में होती है? काली मिट्टी में होती है। ये समझ में आया? तो मैंने कहा पैतृक शैल क्या हो गई काली मिट्टी की? इग्नियस रॉक। क्या हो गई? पैतृक शैलें। जलवायु, अब भाई जलवायु भी तो है ना, कहीं पर गर्मी है, कहीं पर बारिश है, कहीं पर क्या है? बर्फ पड़ी हुई है, बर्फ में ढकी हुई है। वनस्पति, भूमिगत जल एवं सूक्ष्म जीव सहित अनेक कारक मिट्टी की प्रकृति को निर्धारित करते हैं। आप राजस्थान चले जाइए, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप जाएंगे तो कभी वहां कुछ होता ही नहीं था। वो इंदिरा गांधी कैनाल गई, आज हरियाली हो गई। आज आप सुन रहे हैं, अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा आपने कि बाढ़ भी आ रही है क्योंकि वर्षा हो रही है। लेकिन पहले कुछ होता ही नहीं था। आज एक्सपोर्ट हो रही है वहां से सब्जियां। समझ में आया? यानी रेत में भी रेत अगर पड़ी है, उसको पानी नहीं मिल रहा तो कुछ नहीं है रेत। लेकिन रेत को अगर आप क्या कर रहे हो? पानी दे रहे हो तो क्या कुछ भी उगा सकते हो। आपके पूर्वजों ने आपको समझाया है। नवरात्रे जब होते हैं, आप बिठाते हो रेत में, क्या करते हो? जौ उगाते हो। कितना सुंदर उगता है। लेकिन क्यों उगता है? क्योंकि उसको आप पानी देते हो। क्या करते हो? है ना? वो आपको समझाना चाह रहे थे धर्म के माध्यम से खेती करना। आपने उसको सिर्फ धार्मिक रूप से देखा। क्या समझा रहे थे? वो बता रहे थे बचपन से आपको कि ये क्या है? पूजनीय है, अन्न ही ब्रह्म है। तो जौ खाते थे आर्य लोग, तो जौ ही उगाते हैं आज तक। हम नवरात्रों में वैसे 9 अनाज भी उगाते हैं, लेकिन मैंने कहा जौ ही डालते हैं उसमें। तो जौ उसके बाद हम कान पे लगाया, खुश हो जाते हैं। हो गया। उसको आप बड़े स्तर पे कीजिए ना, है ना? ज्वारा बनाइए उसका, उसको बेचिए। मृदा जनन भाई एक जटिल और निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। पैतृक शैलें, जलवायु, वनस्पति, भूमिगत जल और सूक्ष्म जीव सहित अनेक कारक मिट्टी की प्रकृति को निर्धारित करते हैं। पैतृक शैलें मिट्टी को आधारभूत खनिज और पोषक तत्व प्रदान करती है, जबकि जलवायु मिट्टी के निर्माण में रासायनिक तथा सूक्ष्म जैविक क्रियाओं को निर्धारित करती है। जलवायु क्या करेगी? मिट्टी के निर्माण में रासायनिक तथा सूक्ष्म जैविक क्रियाओं को निर्धारित करती है। वनस्पति मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा निर्धारित करने में निश्चित भूमिका अदा करती है। मिट्टी, जलवायु एवं वनस्पति से परस्पर घनिष्ठ संबंध है। स्थानीय उच्चावच तथा जलीय दशाएं मिट्टी के गठन, पीएच मान आदि विशेषताओं का निर्धारण करती है। स्थानीय उच्चावच तथा जलीय दशाएं मिट्टी के गठन और पीएच मान आदि विशेषताओं का निर्धारण करती है। मिट्टी में भी नेचर होता है, एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है या न्यूट्रल है। तो 7 से कम होगा तो क्या होगा? 7 से कम। पीएच मान अगर 7 से कम होता है तो क्या होता है? और 7 से ज्यादा होगा तो, और 7 होगा तो न्यूट्रल। ठीक है। सूक्ष्म जीव अपक्षयित पदार्थों का वियोजन करते हैं। सूक्ष्म जीव अपक्षयित पदार्थों का वियोजन करते हैं। अब देखो ना, जो आपका जैसे क्या है, देवदार है, वो एक पर्टिकुलर हाइट पर पर्टिकुलर जगह पर होगा। उसको आप लेके आओ और चाहो आपकी ऋषिकेश में लग जाए तो नहीं लगेगा, चीड़ लग जाएगा एक बार के लिए। लेकिन देवदार हो सकता है किसी तरह आप उसको 1 साल के लिए बचा लो, लेकिन बहुत लंबा सर्वाइव नहीं करेगा, है ना? तो कोई वनस्पति ऐसी होगी जो वहीं पर होगी, वो यहाँ पर नहीं होगी। उसके लिए वही मिट्टी चाहिए, है ना? वही प्रकार की जलवायु चाहिए। जलवायु मृदा जनन के विभिन्न प्रक्रमों, जैसे लेटराइट,
पाइजोलीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉट जोलाइजेशन। ऐसे कैल्सीकरण यानी कैल्सिफिकेशन, लवणीकरण और क्षारीयकरण यानी सेलाइनाइजेशन और एल्कलाइजेशन, और पीट रचना यानी पीट फॉर्मेशन को सक्रिय बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु मृदा जनन के विभिन्न प्रक्रमों जैसे लेटरीकरण यानी लेटराइजेशन, पाइजोलीकरण यानी पॉडजोलाइजेशन, कैल्सीकरण यानी कैल्सिफिकेशन, लवणीकरण और क्षारीयकरण मतलब सेलाइनाइजेशन और एल्कलाइजेशन, तथा पीट रचना यानी पीट फॉर्मेशन को सक्रिय बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। भारत उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। उष्ण कटिबंध कहां तक है? वैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे उष्ण कटिबंध है, कैंसर से ऊपर क्या हो गया? उपोष्ण कटिबंध। तो भारत उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, जहां लेटराइटी भवन यानी लेटराइजेशन एक प्रभावी प्रक्रम है। वर्षा ऋतु के दौरान मूसलाधार वर्षा प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टियों में उच्च स्तरीय निक्षालन क्रिया लीचिंग को प्रेरित करती है। अब निक्षालन किसको बोलते हैं? निक्षालन जहां पर ज्यादा बारिश होती है वहां पर क्या होगा कि मिट्टी के सारे तत्व क्या हो जाते हैं? पानी के साथ बह जाते हैं, और मोटा मोटा क्या मतलब उसमें तत्वों की कमी हो जाती है। तत्व क्या हो गए? सारे बह गए, तो हम बोलते हैं कि लीचिंग हो गई। क्या हो गई? लीचिंग हो गई, है ना। और कुछ समय बाद वहां पे आपको फिर गारे दिखेंगे। क्या दिखेंगे? तो कभी आप इधर से आओगे, ऊपर से, कहां से, कुंजापुरी से नीचे की तरफ आओगे, तो बीच में आपको गारे गारे दिखेंगे। अरे भैया गारे कहां से आए? तो ऐसा नहीं है, गारे पहले से नहीं थे, मिट्टी थी, मिट्टी बह गई, पहले मिट्टी के पोषक तत्व बहे, फिर मिट्टी बह गई, तो फिर क्या रह गए वहां पर? गारे गारे रह गए। समझ में आ गया? लेकिन गारे को नहीं बोल रहे हम, मिट्टी के पोषक तत्वों को बहने को हम क्या बोल रहे हैं? लीचिंग। और हिंदी में बोल रहे हैं निक्षालन। उत्तर पश्चिम के शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण की उच्च दर मिट्टी की केशिका क्रिया को प्रेरित करती है, जिससे मिट्टी की ऊपरी परतों में कैल्शियम एकत्रित हो जाता है। मिट्टी की ऊपरी परतों में केशिका बोलते हैं, कैपिलरी को। केशिका किसको बोलते हैं? कभी कभी आपने देखा होगा, देखिए धार्मिक दृष्टि से ठीक है, भगवान की लीला है सब, लेकिन कभी कभी देखा होगा आपने चट्टानों से पानी टपक रहा है, नीचे नदी है, ऊपर कहीं पर एक बहुत रॉक है, हार्ड रॉक है, और उसमें ऊपर से क्या है? पानी टपक रहा है, अंदर विशेष प्रकार की स्थलाकृतियां बनी हुई हैं। आप देवी देवताओं के रूप में पूजते हैं, पूजनीय है, सब ऊपर वाले की कृपा है। लेकिन अगर उसका वैज्ञानिक आधार देखेंगे तो केशिकाओं यानी कैपिलरीज से क्या होता है? जल ऊपर चढ़ता है। कहाँ? चट्टानों के अंदर, है ना, खासकर अगर उसमें कैल्शियम हो तो, और फिर उसके ऊपर से क्या होता है? टपकता है। आप कहते हैं यार सूखी चट्टान में पानी कहां से आ रहा है? अरे भाई नीचे नदी है, कैपिलरीज के माध्यम से क्या हुआ? ऊपर चढ़ा, और फिर क्या हुआ? पानी टपका, और फिर स्टेगलेटाइट, स्टेगलेमाइट, कंदरा स्तंभ, बहुत सारी चीजें बनती हैं उसमें। हमें क्या होते हैं फिर? हम अपनी धार्मिक भावनाओं को देखते हैं, है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो यही मैं बोल रहा हूं कि वाष्पीकरण की उच्च दर मिट्टी में केशिका क्रिया को प्रेरित करती है, जिससे मिट्टी की ऊपरी परतों में कैल्शियम एकत्रित हो जाता है। क्लियर? नहीं आएगा आनंद, जब पेपर में दिखेगा क्वेश्चन तब आएगा, तब होता है रिपेंटेंस, पश्चाताप। काहे नहीं पढ़े थे? पढ़ लेते तो क्या। देश के अधिकांश भाग जैसे विशाल मैदान, तटीय क्षेत्रों एवं दक्कन में अकटिबंधीय यानी एजोनल मिट्टियां पाई जाती हैं, जिनका निर्माण उनके स्थान पर नहीं हुआ है। ये मिट्टियां बहिर्जात प्रक्रमों से निर्मित हुई हैं। कांप की मिट्टियां नदियों द्वारा लाए गए अपरदित पदार्थों से निर्मित है, जबकि दक्कन की लावा मिट्टियां ज्वालामुखीय शैलों के विखंडन से बनी है। अब आप बोलोगे कि यार काली मिट्टी कहां से आई? तो काली मिट्टी का निर्माण वहां की नहीं है। काली मिट्टी मैंने कहा धरती के गर्भ से मैग्मा आया, मैग्मा से लावा, उसको जब उससे पॉइजनस गैसेस निकल गई उसको लावा बोला, उससे इग्नियस रॉक बनी, लाखों करोड़ों साल बाद वो क्या, उसके टुकड़े टूटते गए, तब जाके क्या हुआ? काली मिट्टी का निर्माण हुआ। ऐसे ही गंगा यमुना के मैदानों में जाओगे तो वहां पर जो मिट्टी है, कांप के जो निक्षेप हैं या जो आपकी एलुवियल सॉइल के निक्षेप हैं, वो मिट्टी वहां पर नहीं बनी। वो नदियों की बाढ़ से क्या हुआ? हर साल बाढ़ आई, बिस्ती रही। वो क्या है? एलुवियल सॉइल, ओल्ड बांगर न्यू खादर, बता रखा है।
तो कांप की मिट्टियां नदियों द्वारा लाए गए अपरदित पदार्थों से निर्मित है, जबकि दक्कन की लावा मिट्टियां ज्वालामुखीय शैलों के विखंडन से बनी। क्लियर? मृदा के संगठन में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, नंबर 1 ह्यूमस अथवा कार्बनिक पदार्थ लगभग 5 से 10% होते हैं। खनिज पदार्थ यानी मिनरल मैटर्स जो होते हैं लगभग 40 से 45% होते हैं। इसके अलावा मृदा जीव व मृदा अभिक्रिया भी मृदा संगठन में भाग लेती है। मृदा जल यानी सॉइल वाटर होता है लगभग 25% होता है। मृदा वायु यानी सॉइल एयर जो होती है वो लगभग 25% होती है। सभी प्रकार की मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ कम या अधिक मात्रा में प्राय कलिलीय पदार्थ हो यानी कोलाइडल सब्सटेंसेस के रूप में पाए जाते हैं। कलिलीय देखो ना, एक हिंदी में कितना टफ वर्ड है और इंग्लिश में आप बोलते हैं कोलाइडल सब्सटेंसेस के रूप में पाए जाते हैं। ये मृदा की उर्वरता यानी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। उष्ण कटिबंधीय मृदा यानी ट्रॉपिकल सॉइल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है, जबकि पीट मृदा पीट सॉइल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 100% तक हो सकती है। कितनी? 100% तक हो सकती है। किसी भी मृदा में पाए जाने वाले सभी विच्छेदित कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। मृदा में पाए जाने वाले सभी विच्छेदित कार्बनिक पदार्थों को क्या कहा जाता है? आंसर ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमस का निर्माण विभिन्न पादप एवं जंतु अवशिष्टों के विच्छेदन द्वारा होता है। यह विच्छेदन मृदा में पाए जाने वाले कवक व जीवाणुओं आदि करते हैं। अरे इतने देखे होंगे आपने, बरसात में देखे होंगे कीड़े, केंचुए, घोंघे, क्या क्या देखे आजकल दिख रहे? कहाँ गए? मेंढक, कुछ तो क्या बोलते हैं शीतकालीन निंद्रा, ग्रीष्मकालीन निंद्रा, कुछ मर के क्या हो गए वहीं पर, केंचुए गए गए गए, उसके बाद क्या वहीं पर कहानी उनकी सूख गए। वो सूख के क्या हो गए? विच्छेदित हो गए। कहाँ मिले? मिट्टी में मिले। किसानों के मित्र, है ना। पहले लोग हंसे बाहर के वेस्ट वाले किसानों के मित्र की, और आज क्या है? वर्मी कल्चर चल रहा है। केंचुए उगाए मतलब पैदा किए जा रहे हैं, खूब करके मिट्टी में छोड़े जा रहे हैं। आज उनकी समझ में आ गया, सही बोलते थे भारतीय, यानी हमारे पूर्वजों की जो कृषि करने का तरीका था, या जो जो जिनको हमने क्या किया था, बस पूजा नहीं की हमने केंचुओं की, वो कमी रह गई। हाँ जी, हाँ। खनिज पदार्थ मृदा का सबसे महत्वपूर्ण एवं अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अवयव है। ये मृदा अंश में 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज। प्राथमिक खनिज में क्या क्या आता है? क्वार्ट्ज आता है, प्लेजियोक्लेज आता है, मॉस्को व्हाइट आता है, बायोटाइट आता है, ऑर्थोक्लेज आता है, हॉर्न ब्लेंडे आता है और ओगाइट आता है। ये मेंस का क्वेश्चन, ये कहीं बड़े उसमें पूछा गया पेपर में। कौन कौन आते हैं प्राथमिक खनिज में? क्वार्ट्ज, जिसको आप स्फटिक भी बोलते हैं, क्वार्ट्ज को ही बोलते हैं क्वार्ट्ज, स्फटिक। दूसरा हो गया प्लेजियोक्लेज, तीसरा हो गया मॉस्को व्हाइट, चौथा होगा बायोटाइट, पांचवा हो गया ऑर्थोक्लेज, छठा हो गया हॉर्न ब्लेंडे और अगला हो गया ओगाइट। द्वितीयक खनिज जिनका निर्माण प्राथमिक खनिजों से होता है वो उसमें कौन कौन से हैं? एपेटाइट, कैल्साइट, डोलोमाइट, जिप्सम, लिमोनाइट, हिमेटाइट और केओलिनाइट। तो यहां पे एक चीज और क्लियर हो गई आपकी, द्वितीयक खनिज कौन होते हैं? जिनका निर्माण प्राथमिक खनिजों से होता है, उनको क्या कहते हैं? द्वितीयक खनिज। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक खनिज नहीं है? क्वार्ट्ज, हॉर्न ब्लेंडे, बायोटाइट या एपेटाइट? आंसर एपेटाइट। एपेटाइट द्वितीयक खनिज में, मतलब क्वेश्चन कैसे बनता है वो बनाना सीखिए। तो उसके लिए लास्ट में आपको यही समझ में आएगा कि अंतिम परिणति यह है कि सबसे पहले सारे प्राथमिक खनिजों को याद कर लीजिए, द्वितीयक खनिज अपना आप पहचान लोगे आप। पहले तो दोनों को याद कीजिए, पर अगर नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो प्राथमिक खनिज याद कर लीजिए कि क्वार्ट्ज है, प्लेजियोक्लेज है, मॉस्को व्हाइट है, बायोटाइट है, ऑर्थोक्लेज है, हॉर्न ब्लेंडे है, ओगाइट है। द्वितीयक खनिज में एपेटाइट है, कैल्साइट है, डोलोमाइट, जिप्सम, लिमोनाइट, हिमेटाइट और केओलिनाइट है। किसी भी भूमि की खड़ी काट यानी वर्टिकल सेक्शन जिसमें मृदा के विभिन्न स्तर यानी क्या हॉरिजॉन्स दिखाई पड़ते हैं, मृदा परिच्छेदिका यानी सॉइल प्रोफाइल कहलाती है। अगर आपका सब्जेक्ट एग्रीकल्चर होता तो आपको सॉइल प्रोफाइल निकालनी होती। क्या जियोलॉजी में भी निकालते हैं? जियोलॉजी में नहीं है।
ज्योग्राफी में नहीं है। सॉइल प्रोफाइल, कैसी खड़ी काट, वर्टिकल सेक्शन। आपने देखा होगा एक पाइप सा होता है, उससे क्या करते हैं, उसको धसाते हैं, उसके बाद जैसे बर्फ को निकालते हैं ना, जैसे ब्लू आइस निकालते हैं। आप अंटार्कटिका में जाओगे तो एक बहुत बड़ा सा पाइप होता है, उसको ठोकते हैं, उसके बाद क्या, उसको बाहर निकालते हैं, तो उसमें लेयर्स दिखती हैं कि ये इस साल की बर्फ है, ये इतने साल की पुरानी बर्फ है। तो नई बर्फ अलग होती है, पुरानी बर्फ, अगर 2000-5000 साल पुरानी बर्फ है तो उसको ब्लू आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो तब बताते हैं कि यार ये इतने हजार साल, इतने लाख साल पहले की बर्फ है। और उस ब्लू आइस का यूज किस में करते हैं? विस्की उद्योग में करते हैं, बहुत महंगी होती है। क्या होती है? विस्की में मेन चीज जो होता है वो होता है वाटर। क्या होता है? ये नहीं कि हैंडपंप से निकाला डाल दिया उसमें, ठीक है, भले ही सामाजिक बुराई है शराब, लेकिन उसको बनाने में सबसे शुद्ध चीज जो है उनका प्रयोग होता है, अल्कोहल प्योरेस्ट फॉर्म होती है। और साथ में जो महंगी विस्की होगी उसमें ब्लू आइस होती है। इसलिए सुना होगा आपने, कितने की बोतल है? 1 लाख की बोतल है, 5 लाख की बोतल है। इट मीन्स उसमें क्या होगा कि 1 लाख साल पुरानी ब्लू आइस को क्या किया गया है? यूज किया गया है। तो वहां के लोग क्या करते हैं? ब्लू आइस को एक्सपोर्ट करते हैं। किसको? जो शराब इंडस्ट्री है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही मैंने कहा मिट्टी को निकालते हैं हम, शस्त्र देखते हैं उसमें, उसका क्या सॉइल प्रोफाइल निकालते हैं। इन विभिन्न शस्त्रों की मोटाई, रचना और गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? आप खुद कर लो, यहाँ पे खोदो, ऊपर आपको मिट्टी दिखेगी। हो सकता है कि आपके पूर्वजों ने यहाँ पर क्या किया हो, गोबर डाला हो, पशु पाले हो, मिट्टी बन गया हो, पत्थर हटा हटा के पत्थर एक तरफ किए हो और मिट्टी मिट्टी रह गई। नीचे खोदोगे पत्थर, उससे नीचे खोदोगे इतना बड़ा पत्थर, उससे नीचे खोदोगे तो इतना बड़ा पत्थर। क्या मिलेगा? नीचे रेत भी मिलेगी आपको इसके। तब समझ में आएगा आपके कि ये क्या था, यहां से नदी जाती थी। तो गोल पत्थर भी मिलेंगे। अब गोल पत्थर कहां से आए? सूखी भूमि में। इसका मतलब किसी जमाने में यहां से नदी गई। और गोल पत्थर, पेबल्स जिनको कहा जाता है, वो किसमें होते हैं? नदी द्वारा ही बनाए जाते हैं, कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं है। तो एक सामान्य मृदा परिच्छेदिका में ए बी सी डी नामक 4 शस्त्र होते हैं। प्रथम शस्त्र को ऊपरी मृदा यानी टॉप सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉप सॉइल कहते हैं, जिसमें आप खेती करते हो। यह शस्त्र उपजाऊ होती है। पौधों की अधिकांश जड़ें इसी शस्त्र में फैली होती हैं। इस शस्त्र को 5 उपभागों में बांटा गया है। बी शस्त्र को अधो मृदा कहते हैं, सब सॉइल। बी शस्त्र को क्या बोलते हैं? सब सॉइल कहते हैं। सी शस्त्र में कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फेट के लवणों का जमाव पाया जाता है। सी शस्त्र में कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फेट के लवणों का जमाव पाया जाता है। डी शस्त्र में जैविक क्रियाएं नहीं होती और ना ही पौधों की जड़ें वहां तक पहुंच पाती। इतना हो गया, क्लियर हो गया? ए बी सी डी शस्त्र। मृदा खनिज अंश विभिन्न प्रकार के कणों के रूप में पाया जाता है। मृदाओं में आकार और व्यास, विभिन्न आकार और विभिन्न व्यास के मृदा कण होते हैं। अब देखो ना, यूपीएससी ने कहां से क्वेश्चन पूछा, आप सोच सकते हो? यहां से क्वेश्चन पूछा जो मैं बताने वाला हूं। बजरी यानी ग्रेवल किसे कहा जाता है? अगर 5 मिलीमीटर से अधिक व्यास वाले कण हैं तो उसको क्या कहते हैं? बजरी। बारीक बजरी, फाइन ग्रेवल किसे कहा जाता है? 2 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक व्यास वाले जो कण हैं उसको क्या बोलते हैं? फाइन ग्रेवल कहा जाता है। मोटी बालू, कोर्स सैंड, ये 2.2000 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर तक व्यास वाले कण जो होंगे वो क्या होंगे? कोर्स सैंड होंगे। बारीक बालू यानी फाइन सैंड 0.020 मिलीमीटर से 2.200 मिलीमीटर वाले व्यास के कण जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? बारीक बालू। सिल्ट यानी गाद 0.002 मिलीमीटर से 0.020 मिलीमीटर वाले व्यास वाले कण जो होंगे वो क्या होंगे? गाद होंगे, सिल्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? चिकनी मिट्टी, क्ले। एक सिंगल क्वेश्चन अगर मैं पेपर बना रहा होता तो मैं सिंगल क्वेश्चन पूछता, चिकनी मिट्टी के जो कणों का आकार होता है वो क्या होता है? आंसर 0.002 मिलीमीटर से कम। 0.002 मिलीमीटर से कम व्यास वाले कण जो होते हैं वो चिकनी मिट्टी कहलाते हैं। ठीक है,
ठीक है। इन कणों के व्यास एवं अनुपात के आधार पर भारत में मुख्य रूप से जो मृदाएं पाई जाती हैं वो है नंबर 1 बलुई मृदा, नंबर 2 गाद मृदा, नंबर 3 चिकनी मृदा, नंबर 4 दोमट मिट्टी और 5 चूना मृदा बलुई दोमट। मृदा अभिक्रिया यानी सॉइल रिएक्शन उसके अम्लीय या क्षारीय प्रकृति पर निर्भर करती है। जिस मृदा में हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अधिक होती है उसे अम्लीय मृदा कहते हैं। ये अब मेंस में आता है क्वेश्चन, एसिडिक सॉइल बेसिक सॉइल में क्या अंतर है। तो आपने सिर्फ इतना लिखना, जिस मृदा में हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अधिक होती है उसे अम्लीय मृदा, और जिस मृदा में पोटेशियम और सोडियम आदि धनायनों की मात्रा अधिक होती है उसे क्षारीय मृदा यानी अल्कलाइन सॉइल कहते हैं। ये मेंस का क्वेश्चन हो गया 20 शब्दों में कि अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा में क्या अंतर। अम्लीय मृदा में हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अधिक होती है और क्षारीय मृदा में पोटेशियम और सोडियम धनायनों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। अम्लीय मृदा में अम्लीय गुण व क्रियाएं तथा क्षारीय मृदा में क्षारीय गुण व क्रियाएं पाई जाती हैं। मृदा अभिक्रिया पीएच से नापी जाती है। उदासीन मृदा में पीएच का मान 7 होता है, अम्लीय मृदा में इसका मान 7 से कम होता है। 7 से कम अम्लीय होती है भाई। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप थोड़ी देर पहले? बेसिक नहीं, 7 से कम अम्लीय होती है, 7 से ज्यादा क्षारीय होती है। बेसिक, क्षारीय मतलब बेसिक। 7 से कम अगर मान है पीएच का तो एसिडिक होगी, 7 से ज्यादा होगी तो बेसिक होगी। पौधों की वृद्धि सामान्यतः पीएच 6 से पीएच 7.5 के मध्य होती है। अगर मैं पेपर बना रहा होता यहां से क्वेश्चन पूछता कि जो पौधों की वृद्धि है उसके लिए पीएच मान कितना होना चाहिए मिट्टी का, आंसर 6 से 7.5 के मध्य। पीएच मान 6 से 7.5 के मध्य। इसी पीएच के रेंज में पौधे अपनी सारी क्रियाएं करते हैं। अधिक अम्लीय या क्षारीय मृदा पौधों के लिए हानिकारक होती है। क्लियर? ठीक। इसके बाद मैंने कराना भारतीय मृदा का वर्गीकरण। मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं यहां से जो प्री में बने हैं। मृदा को किस प्रकार के तंत्र की उपमा प्रदान की जाती है, आंसर जीवित तंत्र। मृदा को क्या बोला जाता है? जीवित तंत्र। मृदा की उर्वरता ह्रास को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है, तो उसके लिए बोलते हैं मृदा अवकर्षण। मृदा की अगर फर्टिलिटी का ह्रास हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, कम हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? मृदा अवकर्षण। ऐसे ही पूछा मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले पैतृक पदार्थ। पैतृक किससे बनी है वो मिट्टी? जलवायु उच्चावच, जीव एवं समय। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? पैतृक पदार्थ, जलवायु, उच्चावच, जीव एवं समय। समय मतलब कितने पुरानी है, कितनी पुरानी है। अब अरावली की ऊपर मिट्टी देखोगे तो वो तो करोड़ों साल पुरानी है। नहीं आया समझ में? मृदा जनन सबसे ज्यादा जो है ना सॉइल जेनेसिस से क्वेश्चन बनता है मेंस में। कहां से बनता है? सॉइल जेनेसिस। मृदा जनन के विभिन्न प्रक्रमों को सक्रिय बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? आंसर जलवायु। मृदा जनन के विभिन्न प्रक्रमों को सक्रिय बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा? आंसर जलवायु। मृदा में जीवाश्म पदार्थों की कितनी मात्रा पाई जाती है? 5 से 10%। मृदा के निर्माण में किस खनिज पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है? क्वार्ट्ज। किसकी? क्वार्ट्ज। किस खनिज पदार्थ से मृदा को अधिकांश फास्फोरस प्राप्त होता है? आंसर एपेटाइट। आंसर एपेटाइट से फास्फोरस प्राप्त होता है। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि किस कारण से लवणीय हो रही है? अति सिंचाई। अगर आप पंजाब में जाओगे, हरियाणा में जाओगे, खासकर पंजाब में, तो वहां पर खेतों के ऊपर एक सफेद परत दिखेगी आपको। ज्यादा सिंचाई करने से क्या हुआ कि पानी तो कुछ जमीन में गया, कुछ क्या ऊपर वो सॉल्ट जम गया है पूरा इसके ऊपर, खेतों के ऊपर सफेद सफेद दिखता है। उसको तोड़ना पड़ता है, हटाना पड़ता है उसको, है ना। और उसकी वजह से क्या होता है? फसल नहीं होती है। तो इसीलिए फिर क्या करते हैं? सॉइल हेल्थ कार्ड मिट्टी लेके जाते हैं किसान वैज्ञानिकों के पास, फिर वो बताते हैं कि भाई अब आपको इसका ट्रीटमेंट ऐसे करना है, तब जाके मिट्टी का क्या होता है? ट्रीटमेंट होता है। ये पता है? जैसे हम लोग बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं
वैसे ही किसान जो है उनके लिए कृषि वैज्ञानिक बैठे हैं, उनके पास जाते हैं, वो बताते हैं कि इसमें भैया ये डालो अब, है ना, तब जाके होगा। एक आर्द्रता ग्रही जल से क्वेश्चन पूछता है कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है, एक क्वेश्चन पूछता है कैपिलरी वाटर से, और एक पूछता है ग्रेविटेशन वाटर से। ये तीनों क्वेश्चन मेंस के हैं। कौन कौन से? हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर और ग्रेविटेशन वाटर। मृदा में जो जल उपस्थित होता है उसको मृदा जल कहते हैं। 3 प्रकार का होता है। पहला है आर्द्रता ग्रही जल यानी हाइग्रोस्कोपिक वाटर, वह मृदा जल जो कोलाइडी कणों की सतह पर इसके अणुओं के द्विध्रुवीय विन्यास यानी डाइपोल ओरिएंटेशन द्वारा आधारित होता है, आर्द्रता ग्रही जल कहलाता है। दूसरा होता है केशिका जल यानी कैपिलरी वाटर, आर्द्रता ग्रही गुणांक तथा क्षेत्र धारिता के मध्य उपस्थित जल की मात्रा को केशिका जल कहते हैं। यह 0.33 से 31 वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है। यही जल फसलों के काम आता है, केशिका जल, कैपिलरी वाटर। ये आईएएस के क्वेश्चन है। कहां के? यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा किसी जमाने में केशिका जल, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा एक जमाने में आर्द्रता ग्रही जल, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा गुरुत्वाकर्षण जल। और सच बताऊं तो जिस जमाने में क्वेश्चन पूछा गया तो हम लोगों के लिए नई चीज थी कि गुरुत्वाकर्षण जल क्या हुआ भाई, ग्रेविटेशन वाटर क्या हुआ। हमारे समय में पूछा गया ना, ये मत सोचना कि आपके समय में टफ है, उस समय भी टफ था। मृदा में जल की वह मात्रा जो 0.33 वायुमंडलीय दाब से भी कम पर धारित होती है तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर बहता है, गुरुत्वाकर्षण जल कहलाता है। यह फसलों के लिए उपयोगी नहीं होता है। भाई इतना ही लिखना होता है। कितना? ठीक है। और क्या क्वेश्चन बने? मृदा में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 25%। कितनी? मृतिका यानी क्ले का कण का आकार कितना होता है? 0.002 मिलीमीटर से कम। मैंने कहा ये क्वेश्चन बनाता मैं, क्ले, क्योंकि चिकनी मिट्टी बचपन से पढ़ रहे हैं आप, चिकनी मिट्टी चिकनी मिट्टी। तो क्ले होती क्या है? जिसके कणों का आकार 0.002 मिलीमीटर से कम होगा। अम्लीय मृदा में किस आयन की अधिकता होती है? अभी पढ़ा हमने, हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है। और क्षारीय मृदा में पोटेशियम और सोडियम धनायनों की अधिकता होती है। पौधों में सर्वोत्तम वृद्धि किस पीएच मान पर होती है? तो 6 से 7.5। ये क्वेश्चन बनाता मैं, है ना, 6 से। ऐसी बांगर मृदा के निर्माण में मृदा के किस प्रकार के कणाकार का विशेष योगदान होता है? आंसर मृतिका यानी क्ले। बांगर, ओल्ड बांगर, ओल्ड एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं? बांगर। नई एलुवियल सॉइल को न्यू खादर। यूएसडीए के वर्गीकरण के अनुसार किस गण संवर्ग की मृदा भारत में सर्वाधिक पाई जाती है? ये आईएएस का क्वेश्चन रहा है कभी। इंसेप्टिसॉल। कौन सी? अभी पढ़ेंगे आप इसको, डिटेल पढ़ेंगे इंसेप्टिसॉल क्या होता है ना। पर फिलहाल याद कर लीजिए कि यूएसडीए ने कहा है कि भारत में जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गण संवर्ग की मृदा है वो है इंसेप्टिसॉल। कौन सी? इंसेप्टिसॉल। चाय, कहवा, काजू और सिनकोना के लिए किस प्रकार की मृदा? लेटराइट मृदा। चाय की खेती के लिए क्या आप सबसे पहले यही बोलते हो? लेटराइट मिट्टी होनी चाहिए, ढलवा होनी चाहिए, लगातार रिमझिम हल्की फुहार होनी चाहिए, जड़ों पर पानी नहीं रुकना चाहिए। चाय के जो बागान होते हैं ना, इसीलिए ढलवा चाहिए। जड़ पे पानी रुक गया, खत्म पौधा, इसलिए पानी बहता रहता है, पत्तियों पर गिरते रहना चाहिए और जड़ों पर नहीं रुकना चाहिए, तब होती है अच्छी चाय। ऐसे ही कहवा, ऐसे ही कौन? काजू, काजू भी ऐसे ही होता है। सिनकोना, जिसकी छाल से कुनैन बनाई जाती है मलेरिया की दवाई। मैंग्रोव वनस्पतियां किस मृदा में उगती है? दलदली मृदा में। भाई ज्वार आ रहा, भाटा आ रहा, जब ज्वार आ रहा तो पौधे तो दबे रहते हैं पानी के नीचे, इसीलिए उनकी जो क्या बोलते हैं, पानी में सड़ती नहीं है उसकी लकड़ी। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट की लकड़ी होती है, नौकाएं बनाई जाती हैं उनसे, छोटी छोटी जो नौकाएं होती हैं उसमें किसका? मैंग्रोव वनस्पतियों को, मतलब वो जो पेड़ होते टेढ़े मेढ़े से, उनसे बनाई जाती है। बचपन से वो क्या है, ज्वार के नीचे क्या 6 घंटे 12 मिनट ज्वार में, 6 घंटे 12 मिनट भाटा में, फिर 6 घंटे 12 मिनट क्या ज्वार में, है ना, 12 घंटे 26 मिनट बाद ना। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसियों द्वारा भारत की बंजर भूमि
संबंध एटलस कब तैयार किया गया? 2005 में। भारत का द्वितीय विशालतम मृदा प्रकार कौन सा है? लाल मिट्टी। तमिलनाडु जाओगे आपको लाल मिट्टी दिखेगी, पहले तो हैरान हो जाओगे यार कि मिट्टी अजीब सी क्यों है, लाल मिट्टी है वहां पर। तो लाल मृदा दूसरा सबसे विशालतम मृदा प्रकार जो है वो कौन सा है? लाल मिट्टी का। जलोढ़ मृदा में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? पोटेशियम और चूना। जो एलुवियल सॉइल होती है उसमें चूना अच्छी मात्रा में पाया जाता है और पोटेशियम, है ना। तो जो एलुवियल सॉइल वाले क्षेत्र होते हैं वहां पे जब आप ग्राउंड वाटर पीते हो तो आप बार बार सुनते होंगे कि पथरी क्या होती है वहां पर, क्योंकि पानी में भी कैल्शियम की मात्रा होगी, घुलता है ना पानी में। अब उस पानी को, जल को धारण करोगे तो क्या होती है? क्या होती है? अपेंडिक्स अलग चीज है भाई। नहीं नहीं नहीं, अन्न अगर आपका उस चला गया, उस किसी जमाने में ना पत्ते भी खाता था आदमी, कच्चे पत्ते। तो जो अपेंडिक्स है, अगर उस तरफ आपका अन्न का एक कण भी चला गया और वो सड़ गया तो समझ लो क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया। और जिस समय दर्द हो रहा होगा उसी समय ऑपरेट करना पड़ता है उसको, अपेंडिक्स। मैं क्या बोलना चाह रहा था, हाँ, क्वेश्चन पूछा कि जो पथरी होती है वो होती क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट होती है। क्या होती है? ये भी क्वेश्चन पूछा कि जो पथरी होती है, माना गॉल ब्लैडर में पथरी है या किडनी में पथरी है, वो है क्या? तो आंसर कैल्शियम ऑक्सलेट है। वो क्या है? लिख लो कहीं पर, काम आएगा। चलो जी, ये हो गया। जलोढ़ मृदा में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? पोटेशियम और चूने की। प्रायद्वीपीय लाल मिट्टी का विकास किन शैलों से हुआ? तो आर्कियन ग्रेनाइट नीच से हुआ। उसका आर्कियन यानी उनके पापा जो हैं लाल मिट्टी के, वो कौन है? आर्कियन ग्रेनाइट नीच। ठीक है, जैसे काली मिट्टी के पापा कौन है? इग्नियस रॉक है ना, उसमें जो ये है, ये कौन सी जो लाल मिट्टी है? आर्कियन ग्रेनाइट नीस। अत्यधिक निक्षालित मृदाएं कौन सी हैं? लेटराइट और लाल। लेटराइट मृदा जो है वो निक्षालित है। निक्षालन मैंने बोला था आपको, इसको बोलते हैं लीचिंग। निक्षालन मतलब लीचिंग। अत्यधिक निक्षालित मृदाएं कौन कौन सी हैं? तो लाल मृदा भी निक्षालित है और लेटराइट मृदा भी कैसी है? निक्षालित मृदा है। दक्कन लावा अर्थात बेसाल्ट पर किस प्रकार की मृदा का विकास हुआ है? काली मृदा। तो काली मिट्टी के पापा कौन है? बेसाल्ट। किससे बना है वो? बेसाल्ट लावा के से जो रॉक बनी थी उससे बनी है काली मृदा, उसके टूट फूट से। अत्यधिक संकुचन, विमोचन एवं सूखने पर दरार आदि लक्षण किस मृदा में पाए जाते हैं? काली मृदा में। काली मिट्टी में दरार पड़ जाती है अगर पानी नहीं मिला। पानी मिलेगा, बहुत सी अच्छी चीजें उगा सकते हो आप उसमें, लेकिन पानी नहीं मिला तो दरारें पड़ जाएंगी। ठीक है। सर्वाधिक नमी धारण क्षमता किस मृदा में पाई जाती है? तो मटियार और मटियार दोमट और काली मृदा। मटियार, मटियार दोमट या काली मृदा में पाई जाती है सर्वाधिक नमी धारण करने की क्षमता। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा या दोमट मृदा। सबसे उपजाऊ कौन सी है? जलोढ़, एलुवियल सॉइल जिसको बोलते हैं, या दोमट। उत्तर प्रदेश में करेल की संज्ञा से किस मृदा को जाना जाता है? काली मृदा को। करेल उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं? करेल। वैसे उसको क्या बोलते हैं? रेगुर। यूरोप में क्या बोलते हैं? चर्नोजम, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसमें इतना ही करा रहा हूं, बाकी मैं इसके बाद कराऊंगा आपको भारतीय मृदा का वर्गीकरण।